अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, 20 साल जंग के बाद अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनक़लाब मुकम्मल हो चुका है। 20 साल जंग के बाद नया अफगानिस्तान, भारत ने भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का एक बाज़ाब्ता इंदिया दिया है और इसके साथ साथ नई तालिबान हुकूमत को दरपेश मुमकिना मसाइल क्या हो सकते हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान में गैर मुल्की अफवाज मौजूद है जिस पर बहुत बहस हो रही है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाजरीन, मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर सितारा अयाज साहिबा। इसके साथ साथ हमें काबुल से लाइव ज्वाइन कर रही हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुमैरा खान, और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच भी। अदील, प्रोग्राम का आगाज़ में आज अदील 31 अगस्त है और अकॉर्डिंग टू डेट आज अमरीकी इनखला जो है वो अफगानिस्तान से कंप्लीट हो चुका है। अब बात हो रही है कि आगे मजीद चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले अब जो इनखला कंप्लीट हो चुका है, पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं? देखें मारिया, जो अमरीकी शिकस्त पे ये जंग खत्म हुई, अगरचे 15 दिन पहले तालिबान ने ऐलान कर दिया था जंग बंदी का, लेकिन ये जो जंग बंदी है 20 साल से चलने वाली ये जंग जो है बाज़ाब्ता गुज़िश्ता रात ख़त्म हुई है। अब ये जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो तालिबान के लिए, खित्ते के लिए अब शुरू हुए हैं। और तालिबान के लिए जो असल इम्तिहान है वो आज के दिन से शुरू हुआ है, जब उनको वो अफगानिस्तान मिला है जिसको अब उन्होंने संभालना है, जिसको उन्होंने अब चलाना है। अगर अब वो हुकूमत में है, अब उनकी पोजीशन तब्दील है। तो अब आज देखें कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो इससे पहले तालिबान की जो स्टेटमेंट्स थी वो क्या होती थी, आज वो सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं। वो लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहां पर आएं और सरमायाकारी करें। और ये जो सरमायाकारी की जो दावत है ये क्यों देनी पड़ रही है कि तालिबान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुल्क को मुआशी तौर पर चलाना है। मुआशी तौर पर चलाने के लिए उनको गैर मुल्क जो ममालिक हैं उन पे इन्हसार करना पड़ रहा है। वो जो डोनेशंस हैं जिन पे अफगान हुकूमत चल रही थी, वो इमदाद बंद हो जाती है तो इनके लिए मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जो अतराफ के ममालिक हैं उनके साथ जो तिजारत है, खास तौर पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ तिजारत, ये इस पे उनकी सर्वाइवल जो है वो होगी। ये लैंड लॉक कंट्री है, जो पाकिस्तान है, जो चीन है, ईरान है, इनका किरदार बढ़ गया है। इवन जो रशिया का किरदार है, अब इन ममालिक के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। उन्होंने किरदार अदा करके इसको अफगानिस्तान की जो अब जो रजीम है इसको अपने पांव पे खड़ा करना है। अदरवाइज जो एक डिस्टेबलाइज्ड खुदा न खास्ता जो अफगानिस्तान है वो खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक है। तो असल जो हमारी इम्तिहान है वो तालिबान का अब शुरू हुआ है। और एक जानिब जब ये चैलेंजेस सामने हैं तो कुछ ममालिक एजेंडे के तहत प्रॉपर एक कैंपेन भी उन्होंने शुरू कर दी, इनको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। एक तासुर इनकी जो तस्वीर है वो गलत दुनिया में पेश की जा रही है ताकि इन पे कुछ सैंक्शंस लग सकें। ISIS का खतरा है, तालिबान को वो अंदर मौजूद वो लोग पहचानने हैं, ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं इनको रोकना है। तो अब ये जो नए चैलेंजेस हैं इनसे निमटने में जो अतराफ के ममालिक हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, जो रशिया है, इनको अपना किरदार अदा करना होगा। नहीं तो सूरत हाल जो है अभी खतरा टला नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है। एक पिक्चर है जो वायरल हुई हुई है, मैं चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब से कि वो जरा प्ले कर दे स्क्रीन पर, और फिर मैं चाहूंगी कि अदील आप उस पर कमेंट करें। पिक्चर जरा डिस्प्ले कर दें जो इस वक्त आखिरी जी ये मेरा ख्याल है आप उस तस्वीर की बात कर रही होंगी कि आखिरी फौजी अमरीकी फौजी अफसर वहां से निकल रहा है। और ये वैसे देखा जाए ना कि 20 साल की ये जंग किस अंदाज में खत्म हुई और अमेरिका वहां से किस तरह एक बड़ी ताकत, सुपर पावर रुसवा होके वहां से निकला। वो जो तस्वीर है, ये जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख भी रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे तो तालिबान की फतह है। ये तस्वीर जो है ये तालिबान की फतह है। और उन्होंने अमेरिका को मजबूर भी किया कि जो दी गई उनकी जो डेडलाइन है उसमें ये इनखला मुकम्मल किया जाए। और आखिरी अमेरिकी फौजी वहां से निकल रहा है और क्या लेके निकले, अपने 2500 जो फौजी हैं उनको वो वहां उनकी जानें
दे के वहां निकले हैं। वहां पर 2.5 लाख के करीब लोगों ने अपनी जानें इस जंग में जो हैं वो गंवाई हैं। जो पाकिस्तान है उसने बहुत सफर किया है। ये जो जंग शुरू हुई तो इस जंग में अमेरिका ने तो बज़ाहिर कुछ नहीं पाया, बल्कि इस अंदाज में रुसवा होकर निकलना। और ये जो तस्वीर है, वाकई ये तस्वीर एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। तालिबान अगरचे इस पे जश्न मना रहे हैं, एक तारीखी तस्वीर है, तारीखी है, तालिबान इस पे अगरचे जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि उनका इम्तिहान अब आज असल से शुरू हुआ है। आज की जो नई तस्वीर है, जो आज का नया अफगानिस्तान है, नया काबुल है, ये सुमेरा साहिबा से पूछें। सुमेरा से मैं यही जानना चाहती हूँ। सुमेरा, एक तो आप लाइव फ्रॉम काबुल हैं, एक तो बताएं कि वहां पर सिचुएशन क्या है, और दूसरा आप जो मजीद नए चैलेंजेस शुरू होने वाले हैं आपके नजदीक, वो क्या क्या हैं जो अफगान जो तालिबान की नई हुकूमत आई है उसको फेस करने पड़ सकते हैं? बहुत शुक्रिया मारिया, बहुत शुक्रिया अदील। सबसे पहले तो काबुल में हमेशा जब भी आपके शो में आई हूँ या कभी भी किसी भी स्क्रीन पर मैं अपेयर हुई हूँ, मैंने हमेशा एक बात की है कि एक मुल्क जो 70 साल से जंग ज़दा हालत में हो और उसके हवाले से ये पूछना कि कोई चौथी और पांचवी, 3 तो सुपर पावर्स की इन्वेजन थी, पहली बरतानिया की, दूसरी सोवियट्स की, तीसरी अभी अमेरिका की, 3 इनकी थी और उसके बाद 2 इनकी बहुत खूरेज अपने अदवार गुजरे हैं सिविल वॉर की या खाना जंगी के। तो यहाँ पर मुझसे जब ये पूछा जाता है कि काबुल में क्या सूरत हाल है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ के लोग जितना जंग के या किसी भी हौलनाक दिन के अगले दिन खुद को हैंडल करते हैं, दैट इज जेलस। वो आप उनकी हिम्मत को हैरान हो जाते हैं। यहाँ भी जो 2 ब्लास्ट हुए थे उसके अगले दिन यहाँ तनूर भी खुले थे, यहाँ रेस्टोरेंट्स भी खुले थे, यहाँ फूलों की दुकानें भी खुली थी और यहाँ गिफ्ट शॉप्स भी खुली थी। हॉस्पिटल सामने ही है, इमरजेंसी वॉर यूनिट, लेकिन वहां पे जख्मियों का इलाज भी हो रहा था, लेकिन बाजार खुले थे। तो काबुल की जो नब्ज है वो मुसलसल अपनी रफ्तार से चल रही है। बल्कि जो चीज मुझे नजर आ रही है एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से, तकलीफें भी हैं, इनको खौफ भी है तालिबान का कि वो क्या सलूक करेंगे, लेकिन मैं खुश एक बात पर यह हूँ कि वो जो एक अभी तक एक बात करते आ रहे थे लोगों के सामने कि हम बदल गए हैं, उसका अमली मुजाहिरा उन्होंने करना शुरू कर दिया है। खवातीन को वापस अपनी नौकरियों पर बुलाया गया है। लिबास की एक जो उनके हिसाब से एक आई थिंक 2 पाबंदियां हैं उनकी, कि एक तो लिबास कुछ ऐसा ना हो कि अपीलिंग ना हो ऑन योर वर्क प्लेस, और दूसरा उनका चेहरा बेशक वो नहीं ढकना चाहती, ना ढके, उनकी मर्जी है, लेकिन वो अपनी नौकरियों पे आए। उनमें से किसी की नौकरी नहीं ली गई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बल्कि उनमें से बहुत ये बताएं कि खौफ की क्या फिजा है, क्योंकि देखें अब तो जो आखिरी अमरीकी भी वहां से निकल गया, काबुल एयरपोर्ट जो है वो उनके पास था, वो भी चले गए, वहां भी इनका अब कंट्रोल है। वहां की सड़कों के क्या मनाजिर हैं, वहां जो खौफ है क्या है, या लोग अब नॉर्मल जिंदगी गुजारे जिस तरह अफगान हुकूमत, साबका अफगान हुकूमत जब थी उस वक्त जब काबुल की सूरत हाल थी, क्या उस मामूल पे आ चुकी है? बहुत हद तक आ चुकी है। बल्कि आपने जिस आखिरी फौजी का जिक्र किया, देखिए फौजी बहरहाल एक फौजी होता है, वो अपने मुल्क के, अपने स्टेट के कहने पर जहां उसको कहा जाता है वो लड़ने जाता है। और आई थिंक मैं इनका तारुफ भी करा देती हूँ। ये मेजर जनरल क्रिस डुनो है और ये 82nd एयरबोर्न यूनिट जो है उनके कमांडर भी हैं, सेंट्रल कमांड है उनके अंडर ये आते हैं। और इन्होंने ये जो इनकी तस्वीर बनी है, आई विश कि मुझे मेरे एक अमरीकी फोर्सेस के साथी ने बताया कि ये इस वक्त आबदीदा थे बहुत। और इन्होंने जब ही स्टार्टेड प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फ्लिप ऑफ C-17 ग्लोब मास्टर, इन्होंने पीछे मुड़कर बाकायदा अफगानिस्तान पे काबुल एयरपोर्ट को बाकायदा अलविदा कहा, उसको खुदा हाफिज कहा, और ये कहा कि आई एम लीविंग यू विद अ वेरी हैवी हार्ट। इनकी आखिरी वहां से जाने से पहले अल्फाज थे जो मुझ तक पहुंचे हैं। तो आई थिंक यूनिफॉर्म की हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, हर यूनिफॉर्म इज बाउंड टू सेव गार्ड देयर कंट्री, लेकिन जिस तरह ये यहाँ से गए यकीनन बहुत भारी दिल के साथ गए। काबुल में सड़कें नॉर्मल हैं, मैं अभी बाहर से ही आई हूँ और मामूल के मुताबिक कारोबार जिंदगी है, वही ट्रैफिक जैम वाला काबुल है, जगह जगह ट्रैफिक जैम है, जगह जगह लोग खरीदारी कर रहे हैं। और उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह पाक इनको अमन दे, और तालिबान ने जो वादे किए हैं उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो अपने वादे इनके साथ पूरे करें और इनके साथ वो सख्ती और वो बदसलूकी ना करें जिसकी वजह से इस नस्ल को इनके माँ बाप ने एक ऐसी तस्वीर कशी की इनके तालिबान के हवाले से कि वो इनको इंसान के बजाय बला समझते रहे। आई होप इट हैपेंस।
ठीक है सितारा साहब, आपको जाने पाऊंगी, इस वक्त गैर मुल्की फौज का इनखला तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन बात अभी हो रही है कि अब जैसे अदील ने भी कहा कि अब चैलेंजेस स्टार्ट हुए हैं अफगान जो नई तालिबान की हुकूमत आई है उनके लिए भी, और ख़ासकर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा कि अब क्या मुमकिना चैलेंजेस अफगान हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को हो सकते हैं? शुक्रिया मारिया। मैं अदील की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि अभी से आज के दिन से उनके जो अमलन उनकी हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं और किस तरह उन्होंने उसको सॉल्व करना है वो आज से शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं अमेरिकी जो सोल्जर है उसकी जो तस्वीर है और बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, ये अफ़गानिस्तान से इनके जाने का जो जिस तरीके से ये गए हैं और जिस तरीके कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो हमें यही कहा जाता था कि जी सितंबर तक इंतज़ार करें क्या होगा क्या, लेकिन ये आप देख लें कि वो बग़ैर जंग किए तालिबान काबुल के अंदर कोई खून रेज़ी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि सुमेरा ने जो बात की कि जब आप काबुल की बात करते हैं, आप अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, तो उस पर तो मुसलसल जो है तो वहाँ पे खून रेज़ी हुई है। आम बंदा जो है वो वहाँ पे हमेशा डर और खौफ में मुब्तला रहा है। अभी जो इन्होंने इतने 14-15 दिन जो हो गए हैं उसमें आप देखें जो प्रेसर आते थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उसमें जो बातें हम तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव से जो बातें वो कर रहे थे, तो अभी उसको अमली जामा पहनाना होगा, इसलिए कि दुनिया की नज़रें उनकी तरफ है। उनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। हमें तो सिर्फ मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जी औरतों के मसलों को उठा दिया, माइनॉरिटीज़ के मसलों को उठा दिया, लेकिन उनका बहुत बड़ा मसला मईशत का है। आज इसीलिए उनके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनका टोन चेंज था। उनको अपनी मईशत की फ़िक्र है, उनको आगे लेके जाना है इस हुकूमत को, और बड़े बड़े चैलेंजेस को उनका सामना है। इस वक्त अगर आप अफ़गानिस्तान के और सूबों को देखें, काबुल को छोड़ के और सूबों को देखें, वहाँ पे बाकायदा कैद की तरफ वो लोग जा रहे हैं। वहाँ पे फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनको देखनी होंगी, और ये सारी चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि जी आज से अफ़गानिस्तान में ये आ गए हैं और डिफरेंट जो हुकूमतें हैं उन्होंने अपना अंदिया देना शुरू कर दिया है, दो कि अभी फॉर्मल नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो देना शुरू कर दिया उनको एक्सेप्ट करने का। हम अपने मुस्लिम कंट्री से भी सुनने में आ रहा है, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो यही हैं कि जी अब हुकूमत को तस्लीम करने का टाइम आ रहा है, लेकिन आगे का टाइम उनके लिए बहुत बहुत दुश्वार है। ये वो टाइम है जिस पे इनकी एक एक बात को नोट किया जाएगा, एक एक बात पे दुनिया इन पे उंगलियां उठाएंगी और इनको बताएंगी। मुझे जो 15 दिनों में जो मैंने देखा है ज़बीहुल्लाह का जो जिस तरह वो बोल रहा है, या जिस तरह इनके बाकी जो लोग बोल रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। इनकी टोन बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत तरीके से भी बात कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम कुछ चेंजेस के साथ आ रहे हैं। जाहिर है इतने वक्त के बाद चेंजेस हर बंदे में आती है। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि उनको दुनिया के साथ चलना है, तो दुनिया के साथ चलने में उन्होंने वो सारी चीज़ें देखनी होंगी जो अफगानिस्तान के लिए अच्छा हो। और साहब आपने भूख अफलास की बात की, सुमेरा से पूछते हैं कि काबुल की सूरत हाल तो अब नॉर्मल बता रही हैं, लेकिन बाकी जो सूबे हैं या जो अजला हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है सुमेरा? ये जो भूख अफलास के चैलेंजेस हैं, मईशत के चैलेंजेस हैं, वहाँ तो कोई जिंदगी नॉर्मल नहीं होगी उस अंदाज में जिस तरह जाहिर है काबुल में। बिल्कुल अदील, ऐसा ही है, और यही वजह है कि इस वक्त जो मेरी इतलात हैं, जितने भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, ट्रेड क्रॉसिंग्स हैं, दो सिर्फ लार्जेस्ट जो क्रॉसिंग्स है स्पिन बोल्दक चमन की पाकिस्तान के साथ और तोरखम निंगरहार की, वहां से भी रेवेन्यू कलेक्शन शुरू हो चुका है। और इसके अलावा निमरोज में जरंज का जो एक बॉर्डर क्रॉसिंग है ईरान के साथ, बिकॉज इट्स द ओनली बॉर्डर क्रॉसिंग विद ईरान टू रीच द सी पोर्ट, वहाँ की भी जो रेवेन्यू है मंगवा ली गई है काबुल, ताकि सबसे पहले जो सूबों के हिसाब से वहाँ पे इमदाद भेजी जाए। और इसमें आई थिंक पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तान का सिफारत खाना और पाकिस्तानी हुकूमत, मैं पहली मर्तबा, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाती हूँ, ना मुझे इतना उस तरफ इतना वो मेरा फोर्टे नहीं है, लेकिन हुकूमत की तारीफ करना इसलिए बनता है कि पहली मर्तबा है कि आप
सिर्फ जंग और जंग और जंग की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ तालिबान 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 नहीं कर रहे, बल्कि आप फोर्स ही कर रहे हैं एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो आ रहा है वहां पर। अब सर्दी का मौसम आने वाला है और मैम सितारा भी जानती होंगी कि सर्दी का मौसम एक काबुल ही नहीं, अब पूरे अफगानिस्तान के लिए बहुत एक तकलीफ दे मौसम भी होता है। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है बर्फबारी, लेकिन जो लोग उनको झेलते हैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो आई थिंक पाकिस्तान की जानिब से पहली जो एक एयर ब्रिज है वो तो कायम कर दी गई है। एक पहली WHO की मेडिकल सप्लाईज लेके मज़ार शरीफ PIA की स्पेशल फ्लाइट गई है। आई थिंक वी नीड लॉट्स ऑफ देम। लेकिन सुमेरा, यहाँ पर एक इशू ये भी तो है कि बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के मामलात चल रहे थे जो गैर मुल्की फंडिंग्स के थ्रू, तो उसको अब किस तरह से, क्योंकि वहाँ से कहा भी जा रहा है कि अब ये रोक दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी, तो अब फिर ये प्रोसेस किस तरह से चलेगा? उसका मारिया रात को अपने सेक्रेटरी ब्लिंकन के रिमार्क्स सुने होंगे और उन्होंने उसमें एक बात का इशारा दिया। मैं हमेशा बहुत हैरान होती हूँ कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं इनके पास कितने ऑप्शंस होते हैं कि ये बातों को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं तालिबान को नहीं मानते, मगर दूसरी तरफ सिर्फ तालिबान को शीशे में उतारने के लिए और सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पे चीन और रूस के मुकाबले में उनका होल्ड ज्यादा रहे, कि चीन और रूस अपनी गैर मशरूत इमदाद का ऐलान अफगानिस्तान के लिए कर चुके हैं। और जैसी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, आई गेस यू कैन मार्क माई वर्ड्स कि चीन और रूस और बरतानिया ने भी काफी हद तक अपनी नीयत का इजहार कर दिया, ये उनको रिकग्नाइज कर लेंगे। अब अमेरिका ने, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल एड एजेंसीज के जरिए अफगानिस्तान के लिए जो कैश फ्लो था वो जारी रहेगा। तो व्हाट डज इट मीन? आई एम विलिंग टू डू इट बट आई एम नॉट विलिंग टू डू इट। तो अमेरिका की इस हालत इस कदर गैर हो चुकी है कि मुझे रात को उनकी रिमार्क सुनकर हंसी भी आई कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑफ मेजेस, मैम यू शुड हैव अ बिगर हार्ट, व्हाई डोंट यू एडमिट इट कि हाँ हम आपको रिकग्नाइज करना चाहते हैं। तो आई थिंक आई एम सीइंग द ग्रीनर ग्रास और जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान अपना वक्त लेगा इस मर्तबा रिकग्निशन में, लेकिन बाकी की प्लेयर्स तालिबान के साथ काफी हद तक कॉन्फिडेंट। अभी यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम इस पे भी देंगे जहाँ पर पूरी दुनिया अब ये कह रही है कि वो अब अफगानिस्तान में नई तालिबान की हुकूमत तो एक्सेप्ट करेगी, वहीं पे भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि आया वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे या कर पाएंगे भी। लेकिन एक बाज़ाब्ता इशारा दिया है इंडिया ने नई जो तालिबान की हुकूमत आ रही है उसको, इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम अफगानिस्तान पर अभी जो नई काबुल की हुकूमत आ चुकी है उस पर बात कर रहे हैं। सितारा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अब जो इंडिया की तरफ से एक गैर मशरूत तौर पर एक मैसेज सामने आ रहा है कि येस विल एक्सेप्ट अफगानिस्तान, और जो तालिबान की नई हुकूमत आ रही है उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। आप क्या समझती हैं, क्या दुनिया एक्सेप्ट कर पाएगी? और ख़ास करके मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान क्या दुनिया के नैरेटिव को देखकर चलेगी या अपना कोई नैरेटिव होगा उनका? देखिए, जहाँ इंडिया की बात है मेरे ख्याल से उनको करना ही था, इसलिए कि अभी आप देख रहे थे कि उनके बड़े इंटरेस्ट थे और इस वक्त भी दे आर लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। वो यही देखना चाह रहे, उनको ये भी पता है कि जिस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी तो सबसे पहले चाइना जाएगा वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन रीबिल्डिंग के उस पर जो उनका वन बेल्ट वन रोड की जो बात हो रही है पाकिस्तान के साथ, वो भी इकनॉमिक जो हमारी तरक्की है रीजन की, वो उस पर भी वो देख रहा है। तो अगर वो अपने आप को बिल्कुल एक साइड पे कर देगा तो एज अभी भी आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया का कहीं नाम नहीं आ रहा होता। जब भी इस वक्त बातचीत चल रही होती है, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे आप जाए, अफ़गानिस्तान की बात होती है, रीजन की बात होती है, तो इंडिया इतना एक्टिवली उनके रोल को कोई एक्सेप्ट इस वक्त नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इन तो करना होगा। तो मेरे जो ख्याल है कि ये इस वक्त जो स्टेप ले रहे हैं वो इसी वजह से ले रहे हैं कि यहाँ उनके साथ हमारे जो बॉर्डर्स मिले हुए हैं, कश्मीर का इशू बहुत बड़ा वहाँ पे है। यहाँ अगर वो अफ़गानिस्तान से अपने आप को साइड पे कर लेते हैं तो वो तो बिल्कुल ये एक
साइड पे हो जाएगा, और वो बेसिकली पाकिस्तान के रास्ते भी तो रोकना चाहते हैं। अगर आप देखें इससे पहले गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कितना वहाँ पे अपनी उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो दोबारा उधर उस पर वो उनके साथ आना चाहेंगे और वो अपनी पूरी वो एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाएंगे कि उनके साथ अच्छे अपने ताल्लुकात रखे। जहाँ तक एक्सेप्टेंस की बात है, तो अभी देखें आज से जो इनका एक नया अफ़गानिस्तान का जो एक बुनियाद रखती है, जो कि पूरी दुनिया, मैंने पहले भी कहा कि पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, तो नेचुरली पाकिस्तान भी ये सारी चीज़ें देख रहा है और पाकिस्तान ने भी अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, बिकॉज वही कि हम तो नेबर्स हैं, हम तो डेफिनेटली हम तो चाहेंगे कि स्टेबल पाकिस्तान, सबसे बड़ी ख्वाहिश तो हमारी है कि स्टेबल हो अफगानिस्तान। मैंने अभी आपको चाइना की बात की, वन बेल्ट वन रोड की बात की, हमारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक हमारे जाने की जो बात है, ये सारी चीज़ें जब तक स्टेबिलिटी अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो सुमेरा, मैं आपको जाने आऊँगी, कहीं पर भी जहां पर वॉर एंड होती है तो उसके बाद पीस प्रोसेस की तरफ जाना हो तो रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में इस प्रोसेस को कौन ज़्यादा नज़दीक से देखेगा या करने की ट्राई करेगा एटलीस्ट? सबसे पहली जिम्मेदारी आती है अफगानिस्तान के 6 नेबर्स के ऊपर। ठीक, इमीडिएट नेबर्स का ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, अदील फॉरेन ऑफिस करते हैं, और उसमें हम 6 की तादाद क्यों गिनते हैं, वो भी टेक्निकली हमारे रीजन के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट बॉर्डर उनका पाकिस्तान के साथ है, और जहां हम बहुत सारी तकालीफ झेलते हैं इस तवील तरीन बॉर्डर की वजह से, जो कि पहले पोरस था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फेंस्ड, और पाकिस्तान बहुत हद तक अपने मुल्क को सेव करने में कामयाब भी हो गया। प्लस उसने एक इंटरनेशनल बॉर्डर की बुनियाद रख दी है इस फेंसिंग के साथ। पाकिस्तान के अलावा दूसरी अहमियत आती है ईरान की। ईरान के बाद फिर तुर्कमानिस्तान है, फिर ताजिकिस्तान है, फिर उज़्बेकिस्तान है। अब यहाँ पे 6th नेबर हम किसको कहते हैं? चीन को। चीन का गोगे बहुत छोटा हिस्सा लगता है बॉर्डर के साथ, और इसके ऊपर अक्सर भारत की जानिब से मजाक भी उड़ाया जाता है कि चीन का इतना स्टेक नहीं है, मगर वो अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो चीन के साथ जो सबसे इस वक्त स्ट्रेटेजिकली अहम सूबा है वो बदख्शां का है। बदख्शां में हमारी इतलात के मुताबिक ISIS-K की जो रेजरेक्शन हुई है अभी अफगानिस्तान में, और अमेरिका के जाने से सिर्फ 3 दिन पहले, वो रेजरेक्शन बगैर वजह के बेबुनियाद नहीं है। उस रेजरेक्शन से अमेरिका बैक वक्त बदख्शां में, नूरिस्तान में ISIS-K का एक सेफ कैंप विद इन द तालिबान क्वार्टर्स चाहता है कि उसको न सिर्फ कायम करे, बल्कि पाकिस्तान और चीन को उसके साथ तकालीफ में भी मुब्तला रखे, एक खतरे में भी मुब्तला रखे, और इसी खतरे को थॉट करने के लिए पाकिस्तान और चीन सबसे पहले आएंगे अफगानिस्तान के रिलीफ, रेस्क्यू, रिकंस्ट्रक्शन और फिर रीहैब में। ये जो 3 फेजेस होते हैं हमेशा, जैसे आपने उसका भी सुना होगा कि मिलिट्री में भी 3 हमेशा, किसी भी जगह से जब आप मिलिट्री ऑपरेशन को टेक ओवर करते हैं या ख़त्म करते हैं तो वहाँ भी 3 फेजेस में काम होता है, क्लियर, बिल्ड, होल्ड एंड देन ट्रांसफर। तो उस तमाम हिसाब के मुताबिक अभी अफगानिस्तान की जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं या फ्यूचर स्ट्रैटेजी है, वो उसको 2 प्रॉन्ग्स में तकसीम किया जाएगा, सिक्योरिटी वाइज एंड डेवलपमेंट वाइज। सिक्योरिटी वाइज तो काफी हद तक काम हो चुका है नेबर्स की जानिब से। अब डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिकम्स द फर्स्ट टू ले इट्स हैंड ऑन अफगानिस्तान, जहां डेवलपमेंट के काम में वो अपना हिस्सा डाल। ठीक, सुमेरा साहब ये बताएं कि पंजशेर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब एक अंदरूनी लड़ाई तो जारी है अभी, तो उधर की क्या इतलात है कि झड़पें अभी चल रही हैं वहां पर? जी अदील, अब से कुछ देर पहले अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ इतलात आई हैं कि कैजुअलिटीज हुई हैं, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन हो चुके हैं डायलॉग के, जो कि तालिबान की जानिब से मौलाना तुराबी उसको लीड करे थे, 6 मेंबर डेलीगेशन था उनका, और पंजशेरीज की तरफ से उसको बसीर सलंगाई करे थे, उनका 12 मेंबर्स का डेलीगेशन था। लेकिन आज जब ये 3 रोज़ा इनकी कंसल्टेशन काउंसिल की कंक्लूड हुई है, उससे कुछ घंटे पहले ही हमें पता चला पंजशेर से अपना डेलीगेशन वापस बुलवा लिया गया था तालिबान की जानिब से, और मौलाना तुराबी जो थे वो कंदहार में। ये हमारे लिए बड़ी हैरत की बात थी, इसीलिए मैंने ट्वीट किया था कि कारी फसीहुद्दीन के दस्ते जो हैं उन्होंने तो अपना मुहासरा रखा हुआ है वैली का, लेकिन बदख्शां और अंदराब से जो री इन्फोर्समेंट जा रही है तालिबान की,
और कुंदूज और तखार से, दिस इज अलार्मिंग। इसका मतलब है कि दूसरी साइड जो है वो हालात को या खराब करना चाह रही है, या अमरुल्लाह सालेह जैसे जो फैक्टर वो चाहते हैं कि इस वादी में पहली मर्तबा जो है वो शदीद खूनरेजी का माहौल बनाया जाए। अब ये देखें कि भारत जो है उसने 2 हफ्ते से कम वक्त में अपने मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली लेकर आया है और जो तालिबान को तस्लीम करने का इशारा भी दे रहा है, और इसके अलावा जो सलामती काउंसिल के बयान से दहशतगर्दी के हवाले जो तालिबान का नाम है हज़फ कर दिया है। तालिबान क्या भारत से वो स्ट्रेटेजी देते हैं, अगर भारत उन्हें तस्लीम कर भी लेता है, लेकिन भारत को अब वो स्पेस तो नहीं मिलेगी। भी जब अजीत डोवाल और जयशंकर ने मतलब कई मरतबा कोशिश की, कतरी एम्बेसडर जो है, स्पेशल एनवॉय है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और तालिबान की तरफ से और अमेरिका के लिए भी, उनसे इन्होंने कई मुलाकातें करके इनको बारहा दरख्वास्त की कि टॉप लीडरशिप मुल्ला हैबतुल्लाह खान से या मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से या सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करा दी जाए किसी तरह भारतीय वजीर खारजा की, लेकिन वो नहीं हो सका। आपको ये भी याद होगा कि हमें पीस कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे थे, वो भी नहीं होने दी गई। आखिरी वक्त में उसमें वो एम्बेसडर की बेटी का किस्सा डाल दिया गया। एवरीथिंग जस्ट गॉट डिस्पर्स्ड। अब जाके आज भी इनकी मुलाकात हुई है शेर बहादुर स्तानकज़ई से, जो कि इस वक्त दोहा में है, उनसे कतर में इंडियन एनवॉय की मुलाकात हुई है। और जब शुरू में ये मामला चल रहे थे, एक तरफ ये तालिबान से बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से 2 C-17 ग्लोब मास्टर जहाज उड़कर आते हैं कंदहार एयरफील्ड पे, और उन दोनों जहाजों में 40-40 टन एम्यूनेशन है, और उसके अंदर ये भी इतला थी कि भारतीय फौजी तक लाए गए थे और पायलट्स लाए गए थे ताकि वो तमाम तर जो उनका एवैक सिस्टम है वो कंट्रोल कर सके। अब आप खुद बताएं, क्या तालिबान उनके ऊपर वो दोबारा से ट्रस्ट उस तरह डेवलप कर सकते हैं? और इसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुझे इंटरव्यू में एक बात भी कही थी कि हमें अगर बेवकूफ समझा जाता है तो हम बेवकूफ नहीं हैं, हम अपने चारों तरफ आंखें रखते हैं। आई थिंक दे आर टेकिंग टाइज टुवर्ड्स डिप्लोमेटिक टाइज, लेकिन वो बहुत इसमें कॉशियस भी है भारत की जानिब। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। बहुत शुक्रिया अस्तारा या साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम, बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नए टॉपिक से हाजिर होंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का मयार मुकर्रर करने और ख़वातीन जजेस की तैनाती के लिए वकला तंजीमों, पाकिस्तान बार्स और सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली है। अदील, क्या इंसाइट है स्टोरी के हवाले से? देखें जी, इस स्टोरी पे वैसे तो सदीक जान साहब की बात करनी है, लेकिन जो जजेस की सीनियरिटी का मामला है, ये अभी जो रिसेंटली जो एलिवेशन हुई है जो सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज आए हैं, उस दौरान बार्स की जानिब से ये मामला उठाया गया था, और उस मामले में बिल आखिर वफाक के नुमाइंदे यानी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने खत लिख दिया है। जैसा कि आपने बताया, वकला तंजीमों को खत लिख दिया है, बार्स को खत लिख दिया है, उसमें उनसे राय मांग ली गई है। और दूसरी जानिब जब सदीक इस पे बात कर लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा ये बताने की कि जो पार्लिमानी कमेटी है जो जजेस की तकर्री से मुतल्लिक, उसने भी एक बिल की इब्तदाई तौर पे मंजूरी दी है। ये इस कमेटी ने इसलिए मंजूरी दी है क्योंकि ये मामला जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है। तो इनिशियली उस स्टेज पे उसकी मंजूरी दे दी गई है। फारूक एच नाइक साहब जो हैं, अच्छा, उनकी जानिब से ये बिल पेश किया गया था, और इस बिल के जो कंटेंट्स हैं वो ये हैं कि जो जजेस की तकर्री है इसमें जो सीनियरिटी का तयन किया जाएगा, और सीनियरिटी जो है वो जज की अपॉइंटमेंट जब हाई कोर्ट से होगी उस दिन से तय होगी। अगर उनकी एक दिन में अपॉइंटमेंट है तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे फिर उनकी सीनियरिटी तय होगी। इसके अलावा ये इत्तफाक़ राय से मंजूर हुआ है अगरचे ये बिल, लेकिन ये इसमें ज़ाहिर 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, या आइन में तरमीम करनी है, लेकिन अपोजिशन ये जेस्चर दे रही है ये बिल इस कमेटी से
मंजूर करवा कर कि वो इस मामले पे वकला तंजीमों के साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा अच्छा काम ये किया है। अटॉर्नी जनरल साहब ने जो तंजीमें हैं उनको उनसे राय मांगी गई है। वो राय किन किन इश्यूज पे मांगी गई है वो सदीक साहब आप बताएं। लेकिन ये भी मैं बताता चलूं कि जो जजेस का तकर्रुर है इसमें यह भी एक चीज रखी गई है कि पार्लिमानी कमेटी से की तस्दीक से होगा। वैसे वो आमतौर पे एंडोर्स करते हैं जो वहां से आती है, उनकी रिजेक्शन का इख्तियार इनके पास नहीं होता। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें बिल में सामने आई हैं कि ये मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन ये जस्टिस दे रही है कि हम जो वकला तंजीमें हैं उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। ठीक है सदीक, इसमें क्या कौन कौन सी राय जो है वो मांगी गई और साथ साथ ये बताएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के दरमियान भी कोई इख्तलाफ सामने आया है? जी बिल्कुल, हम इस प्रोग्राम में बता चुके हैं कि 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तालाबंदी का ऐलान कर चुकी हैं वकला तंजीमें और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल दे चुकी हैं। इस वक्त बड़ी एक कशीदगी का माहौल है। एक तरफ वकला तंजीमें जो हैं वो एक्टिव हो रही हैं, वो उन्होंने अपना कन्वेंशन किया और उन्होंने ऐलान किया कि हम अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ताले लगाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन का अपना ज़ाहिर एक मौक़िफ़ है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पहले हमने देखा कि वकला तंजीमें जो हैं वो अदलिया बहाली की तहरीक चलाती नहीं, अदलिया के इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीकें चलाती नहीं। लेकिन ये हम पहली बार शायद देख रहे हैं कि इस तरह से वकला तंजीमें जो है वो एक्टिव हो रही हैं अदलिया के खिलाफ ही, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब और उमर ता बंदियाल साहब को तो बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस कशीदगी के माहौल में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जहीर खान साहब का इकदाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक ख़त लिखा है पाकिस्तान बार कौंसिल को भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी, और उनको उन्होंने कहा है कि देखें आपके कंसर्न जायज़ हैं, आपके कंसर्न गलत नहीं है, लेकिन ये एक डिबेट है। कुछ एक मौक़िफ़ ये है कि सीनियरिटी की बुनियाद पे जजेस को लाया जाए, दूसरा मौक़िफ़ यह है कि नहीं, सीनियरिटी के साथ साथ जो उनकी अहलियत सलाहियत है उसको भी देखा जाए। और उसमें मसला यह है मारिया कि देखें सुप्रीम कोर्ट 17 जजेस पर मुश्तमिल है, आखिरी फोरम है, सबसे बड़ा फोरम है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर देती है उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, कोई फोरम नहीं है जो उसको देख सके। तो वहाँ पे एक राय ये है कि वहाँ पे जिस जज को भी लाया जाए देखा जाए। और यही बात फिर अटॉर्नी जनरल ने अपने लेटर में भी लिखी। उन्होंने कहा आप मुझे तजावीज़ दें, मैं जुडिशल कमीशन के सामने रखूँगा। और हमें, क्योंकि इसके ऊपर आइन खामोश है, आइन में वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा हुआ कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में जज लाएंगे कोई तो किस बुनियाद पर लाएंगे। क्या जो सीनियर तरीन जज होगा हाई कोर्ट का यानी चीफ जस्टिस जो होगा उसको लाएंगे या किसी जूनियर को भी ला सकते हैं। अलबत्ता अटॉर्नी जनरल ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला है जो ये कहता है कि आप सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं लाएंगे बल्कि अहलियत और सलाहियत को भी किसी जूनियर को भी ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये भी हकीकत है। यानी अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल फैक्ट्स लिखे हैं, हकायक लिखे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि बजाय इसके, उन्होंने ये लिखा तो नहीं है लेकिन मकसद यही है कि बजाय इसके कि आप तसादुम की सूरत हाल इख्तियार करें, सुप्रीम कोर्ट और जजेस में तसादुम हो, एक लड़ाई हो, आप अपनी तजावीज़ दें। आपकी जो जायज़ बातें होंगी वो मैं जुडिशल कमीशन के सामने रखूंगा। और अटॉर्नी जनरल ये चाहते हैं कि मुश्तरका कुछ पॉइंट्स हों जो पार्लियामेंट को भी ज़ाहिर है यहाँ से तजवीज़ किया जा सकता है, हुक्म तो नहीं जारी कर। लेकिन सदीक साहब देखें, अब ये जो मेरिट्स की बात है ना कि जज की एलिवेशन में सीनियरिटी की बजाय मेरिट्स को उस पर बात करके उसको तरजीह देनी चाहिए, ये बहुत आम है। यानी जिस अदालत ने, यानी इससे ऊपर तो कोई पाकिस्तान में अदालत ही नहीं है, यानी जिस अदालत ने इस मुल्क से मुतल्लिक फैसले करने हैं, इस मुल्क के इदारों से मुतल्लिक फैसले करने हैं, इस मुल्क के लोगों से मुतल्लिक फैसले करने हैं, इस मुल्क के पॉलिसी मेकर से मुतल्लिक फैसले करने हैं, उसकी सिर्फ सीनियरिटी देख के कि जी इनकी चूंकि अपॉइंटमेंट पहले हो गई थी और जी इनको इसलिए एलिवेट कर दिया जाए। और एक जज जिसने बेहतरीन फैसले लिखे हों, एक जज जिसका बेहतरीन रिकॉर्ड हो, उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है सब उसकी दाद देते हों और उसको ना लेके आए और इसको बुनियाद बना के, ठीक है अटॉर्नी जनरल का खत जो है ये बड़ा बरवक्त भी है और ये ठीक है, उनके सजेशंस आनी चाहिए, इसमें कोई तसादुम की सूरत हाल नहीं बननी चाहिए। लेकिन सदीक साहब देखें कि जिस तरह ऑनरेबल जज साहब अभी जो एलिवेट होके आए हैं, इनके बारे में कहा जाता है ये काबिल तरीन जजेस में, ये यानी जब ये सिंध हाई कोर्ट में थे मजहर साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, और जब इससे पहले मुनीब अख्तर साहब जब सिंध हाई कोर्ट में थे, तो वकला तैयारी के बगैर जो आते थे ना वो इनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, ये पढ़ के आते थे। यही सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या ये डर तो नहीं है कि इस तरह के जो काबिल जज साहिबान जब आके बैठते हैं तो बड़े बड़े फिर वकला को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो ये उसी खौफ की वजह से तो नहीं इस तरह की जो तजावीज़ हैं ये सामने आती? लेकिन कहीं ना कहीं सीनियरिटी भी तो मैटर करती है।
देखें, मसला है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी मुशीर आलम साहब के बजाय जस्टिस गुलजार साहब को लाए थे, और फिर ज़ाहिर है अब गुलजार साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हैं हाई कोर्ट से। वो पहले मुशीर आलम साहब उस वक्त चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जस्टिस गुलजार साहब को लाए थे। मसला ये है कि अटॉर्नी जनरल ने ये लिखा है कि इस पर बिल्कुल तजावीज़ आनी चाहिए और पार्लियामेंट इसके ऊपर ज़ाहिर है कानून साजी भी करेगी। लेकिन देखें, अदील बड़ाई साहब जैसे आपने 2 जजेस का हवाला दिया, इसी तरह से अगर आप देखें काजी मोहम्मद अमीन साहब को लेके आए थे आसिफ सेठान खोसा साहब, और ये खोसा साहब खुद उन्होंने ये बात कही थी सहाफ़ियों से, एक जब वो जाने लगे और उन्होंने सहाफ़ियों से एक मुलाकात की थी, और उन्होंने यही बात कही थी कि देखें, हम काजी मोहम्मद अमीन साहब को लाएं इस वजह से लाएं कि उनके फैसले हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट में जो उनके फैसले थे वो पढ़कर, और फिर यहाँ पे आके भी वो ज़ाहिर है जिस तरह से केसेस को जल्दी जल्दी सुन के और फैसले कर रहे हैं और फाइल पढ़ के आते हैं और ज़बरदस्त फैसले कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़ाहिर है आपको देखनी पड़ेंगी। देखिए, मसला ये है, जब आप किसी वकील को लाहौर किसी भी हाई कोर्ट का जज बनाते हैं तो ज़ाहिर है उस वक्त तो आप उसकी जो भी एक एज ए वकील जो उसकी अहलियत और सलाहियत उसको देखे करते हैं, लेकिन अब एक वो जज बन गए हैं, अब आपने सुप्रीम कोर्ट लाना है तो जाहिर है आपके सामने 10, 15, 20, 30 जजेस होते हैं उस हाई कोर्ट के, तो आप उसमें से जो सबसे बेहतरीन नाम है, जो सबसे बड़ा बेहतरीन दिमाग है, आप उसी को लाएंगे। लेकिन ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कह रहे हैं कि इसको एक क्राइटेरिया ये भी बना देना चाहिए कि मेरिट में क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। ये देखा जाएगा उसने कितने केस सुने, कितने फैसले किए हैं, कितने फैसले उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से आके भी बरकरार है या कलअदम हो गए, उसने समाअत किस तारीख को खत्म की थी, फैसला कब जारी किया, फैसले लिखे किस तरह से, अवाम में उनका वो क्या है, वकला के साथ उनकी कैसी इंटरेक्शन है, कोर्ट में उनका कंडक्ट कैसा है, फिर आप मेरिट का भी कोई क्राइटेरिया बना ले। ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान चाह रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह भी लिखा है कि एक खातून जज को आने दें। आयशा मलिक साहिबा का उन्होंने ज़ाहिर नाम लिखा है, क्योंकि उसकी वजह यह है, उन्होंने लिखा कि आज 31 अगस्त को इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में 3 खवातीन जजेस आई हैं, और 3 में से 2 जो हैं, एक नीचे एक हाई कोर्ट में 3रे नंबर पे थी, एक 5वें नंबर पे थी, और उनमें से जो आज 3 जिन्होंने आज हलफ लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उनमें से एक ने आगे चीफ जस्टिस बनना इंडिया का। तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि बल्कि वो तो इस हद तक जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कि एक सीट मुस्तकिल तौर पे खातून जज के लिए हो सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि ज्यादा खवातीन होनी चाहिए, ये मामला भी उन्होंने रखा है। और इंपॉर्टेंट बात यही है कि उन्होंने कहा है कि आए, बैठे, तजवीज दें, मैं आपकी तजवीज जुडिशल कमीशन के सामने रखूंगा, मेरिट सीनियरिटी दोनों को मिला के कोई ऐसा मयार तय कर लिया जाए कि ये तसादुम ना हो और एक अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है। जो यही है कि एक मेरिट को भी देखना चाहिए, सीनियरिटी को भी देखना चाहिए, मयार कैसा है, फैसले कितने हैं, ये तमाम चीजें मिलाकर एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाए जिससे एक चीजें डिफाइन हो सके। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।